Students, this is TG classes. I am Sushil Gildial. Today you will learn a new topic which is ultraviolet spectroscopy, which is under syllabus BSc and BTech engineering chemistry. So what you will learn today under ultraviolet spectroscopy? इसके लिए एक जनरल चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए. स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए. पहले ये चीज़ें आपको जनरल आइडिया होना चाहिए किसका. जैसे एल्केन्स डू नॉट शो एनी एब्जॉर्प्शन बैंड अबव 200 नैनोमीटर. इसका पता होना चाहिए कि एल्केन्स जो है एब्जॉर्प्शन करेगा नहीं 200 nm से ऊपर. तो इसलिए इट इज़ नॉट यूजफुल टू यूज़ द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर डिटरमाइनिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केन्स. देखो अल्ट्रावायलेट की क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू 200 to 400 नैनोमीटर होती है. और विजिबल रेंज की लैम्डा क्या है 400 to 800 नैनोमीटर. अल्ट्रावायलेट विजिबल रेंज, इसलिए हम अल्ट्रावायलेट के साथ विजिबल रेंज भी ले रहे हैं क्योंकि उसकी रेंज को बढ़ जाए. केवल अल्ट्रावायलेट तक ही लिमिटेड ना रहे, सीमित ना रहे अल्ट्रावायलेट तक, वो बढ़ जाए. तो बढ़ाने के लिए क्या करें, अल्ट्रावायलेट प्लस विजिबल ले लिया प्लस विगब्योर, तो 200 से 800 nm आ गई. ठीक है. कलरलेस सब्सटेंसेस आर एनालाइज्ड अंडर 200 to 400 nm और कलरफुल सब्सटेंसेस आर एनालाइज्ड अंडर 400 to 800 नैनोमीटर. तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को डिटरमाइन करने का, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन के लिए. तो 20 years back what we were using, 20 years back all analysis were done by the titration method. ओके. अब इसमें एक चीज़ ये भी थोड़ा ध्यान में रखनी है कि बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि लाइट एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ. ये भी थोड़ा आइडिया रखना है. स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में क्या आती है, एल्केन्स में बनता है आपका दो चीज़ें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं उसमें CC बॉन्ड और CH बॉन्ड भी होते हैं उसके अंदर. तो एल्केन्स एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो स्पेक्ट्रल फीचर्स होते हैं वो IR स्पेक्ट्रम के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं. द इंफ्रारेड लाइट स्ट्रेचेस, क्योंकि जो इंफ्रारेड लाइट होती है वो CC बॉन्ड को स्ट्रेच करती है ना, CH बॉन्ड को भी स्ट्रेच करती है. तो इस वजह से वी यूज़ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम. स्ट्रेचिंग मीन्स दे विल एब्जॉर्ब द लाइट, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा. बिना एब्जॉर्ब के तो पता नहीं चलेगा ना, कुछ एब्जॉर्ब करे और कुछ उसको एमिट करेगी, तो उस तभी तो कैरेक्टरिस्टिक पता चलेगी इस किसकी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तभी पता चलेगा. तो ये नोट कीजिए, एल्केन्स डू नॉट शो एनी एब्जॉर्प्शन बैंड अबव 200 nm, हेंस अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नॉट मच यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केन्स. तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं फिर, अल्ट्रावायलेट विजिबल रेंज. इसको आगे हम देखेंगे. ठीक है. अल्ट्रावायलेट जो एल्केन्स के लिए हम आगे पढ़ेंगे, इसके रेंज वगैरह भी पता लगाएंगे इसके क्या क्या है. स्टूडेंट्स, why we use the infrared spectroscopy. infrared spectroscopy को क्यों यूज करते हैं, why we use infrared spectroscopy? Because alkenes do not absorb 200 nanometer and above range of frequency, nanometer and above range of lambda, that wavelength in the ultraviolet spectroscopy. तो इससे ऊपर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती. ठीक है. तो उसको मतलब लोअर चाहिए ना. तो एल्केन्स टिपिकली एब्जॉर्ब्स द वेवलेंथ रेंजिंग अराउंड 170 to 190 नैनोमीटर अकॉर्डिंग टू UV VIS स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो इसलिए हम इंफ्रारेड को यूज करते हैं. द EMR विद लैम्डा बिटवीन 170 to 190 नैनोमीटर फॉल्स विद इन द अल्ट्रावायलेट रीजन of EM spectrum, electromagnetic spectrum. This range is a part of ultraviolet. See here cosmic rays. और इसको बोलते हैं वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रेंज, V वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रेंज. Here alkenes are detected using IR spectroscopy and to a little extent NMR को भी यूज कर सकते हैं in the range of 2850 to 3000 centimeter inverse. This is the wave number. The sp3 hybridized CH stretch appears around 2800 to 2900. This is also wave number.
तो इस वेव नंबर का हमें चाहिए इस वेव नंबर की किसके लिए, एल्केन्स को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें और भी चीजें होती है जैसे कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स शो एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन 800 to 1300 सेंटीमीटर इनवर्स रेंज। ठीक है, तो 800 से 1300 तक की इसमें फॉल हो ही जाएगा, क्लियर। और इंफ्रारेड रीजन लाइज बिटवीन द वेव नंबर, इतने इंफ्रारेड का जो रीजन है वो 625 से और 4000 तक है, तो सारा इसके अंदर आ रहा, कवर हो रहा है। जो हम इंफ्रारेड लेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें ये कवर हो रहा है पूरा कंप्लीट, क्लियर। तो ये है इसमें वेव नंबर लेने का एडवांटेज क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द वेव नंबर, ठीक है। तो हमें जो एल्केन्स के लिए क्या चाहिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिए, क्योंकि एल्केन्स के अंदर दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो कार्बन जो कार्बन बॉन्ड है वो कितना एब्जॉर्ब करता है, उसका जो रेंज है वो 800 से 1300 को एब्जॉर्ब करेगा, वेव नंबर वाली फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब, वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा 800 से 1300 वाली वेव नंबर जो होगी। और दूसरा जो होगा कार्बन हाइड्रोजन, ये तो कार्बन कार्बन था, कार्बन हाइड्रोजन का ये है, ये 2800 से 2900 सेंटीमीटर इनवर्स की वेव नंबर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये दोनों को करेगा 2000, ये 3000 तक की हमें रेंज चाहिए। तो इंफ्रारेड का जो रीजन है वो इतने से और इतने तक है, तो ये भी कवर हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये भी कवर हो रहा है ना, ये सारा कवर हो गया इसके अंदर, ये वाला 1300 वाला भी कवर हो रहा है, और आपका ये वाला भी कवर हो, दिस ऑल्सो इज ऑल्सो कवरिंग अंडर दिस रेंज। तो इसलिए वी यूज्ड दिस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्लियर। तो ये हमें सारा कवर हो ही रहा है, 4000 तक ले लिया ना हमने, तो उसमें तो पूरा 2000 तो कितना है, 3000 तक है, 4000 तक कवर कर दिया। लीस्ट अपना 625 है, तो यहाँ पे लीस्ट कितना है 800, सब कवर हो गया, ठीक है। ये सारा इंफ्रारेड रीजन लाइज जो करता है, इंफ्रारेड रीजन वो इतने से इतने 4000 तक है, जो हम स्पेक्ट्रोस्कोप है उसके अंदर ये इतना कवर कर रहा है, और ये काफी सफिशियंट है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट के, जो हमने लिया इंस्ट्रूमेंट बता रहा है ना, इंस्ट्रूमेंट इतना लेगा इंफ्रारेड वाला। अब हमारा जो कार्बन कार्बन है वो तो इतना ही ले रहा है ना, कार्बन है, ये कौन सा है, कार्बन कार्बन, हाँ ये ले रहा है, और ये आपका कार्बन हाइड्रोजन ले रहा है, तो वो कवर हो गया कंप्लीट। सो वी यूज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको यूज करते हैं। वेव नंबर क्यों लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है, इज वन ऑफ द एडवांटेज हो गया डिटरमिनेशन एल्केन्स। अब ये बाकी देखो विजिबल की रेंज जो बहुत आगे है, 3.8 इन 10⁻⁷ मीटर से लेकर 7.5 इन 10⁻⁷ मीटर है। इसको अगर हम करें, काय में कन्वर्ट करा हमने, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹। तो इसको हमें 10⁻⁹ बनाना पड़ेगा। तो किससे करें, 10⁻2 से करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 10⁻2 से करेंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 400 आया। फिर ऐसे हमने इसको भी किया, इसको भी 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो वी गॉट 800 नैनोमीटर। तो विजिबल की रेंज ऐसे निकालते हैं। अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना तो ये है, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट, मीटर में ये है आपकी रेंज, दिस इज द रेंज ऑफ विजिबल लाइट वी नीड। लेकिन अब ये जो रेंज है, वाई वी डिडंट यूज दिस, बिकॉज दिस रेंज इज above 200 and we need less than 200 nanometer for the detection of alkenes। देखो 200 नैनोमीटर से ऊपर है, और यहाँ पे कितना चाहिए, लेस देन 200 चाहिए। तो therefore we didn't use this range। अब ठीक है, अल्ट्रा वायलेट की रेंज भी देखो क्या आ रही है, कितनी आ रही है, 10⁻⁻8 तक होती है ना लास्ट, छोटी से छोटी, और थोड़ा इससे बढ़ेगी फिर तो 10 nm तक आएगी। 10⁻⁸ को अगर हम मीटर को, ये अभी तक क्या में था, मीटर में था, अब इसको हमने नैनोमीटर में करा, मल्टीप्लाई मतलब कन्वर्ट करा, तो ये आपका 10 आ जाए, क्योंकि ये देखो 10⁻⁻10 से डिवाइड करोगे ये ऊपर जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो ये किस तरीके से होता है कि सबसे पहले क्या है, इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज और कॉस्मिक। तो सबसे छोटी लीस्ट लैम्डा कितना है, कॉस्मिक का हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, और लीस्ट लैम्डा कॉस्मिक रेज का है।
ठीक है। और इंफ्रारेड का आपका आ रहा है 10⁻³ से 0.7 10⁻⁵। फिर इसको नैनोमीटर में करा तो 700 नैनोमीटर और 1 mm से यहाँ तो 700 से, अगर इसको इधर पहले इसको पढ़ लो, छोटे छोटे फिर मैक्सिमम ये हो गई, तो 700 से 1 mm तक, 700 से 1 mm अगर हम लेंगे तो इसके बीच में कहीं ना कहीं जो स्टैंड कर जाएगी 200 नैनोमीटर, 200 से लेस कर जाएगी बीच में ये वाली, तो बीच में आपका मिल जाएगा, ये mm है, दिस इज mm, तो इतना हमें मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब वी कैन यूज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि हमें मिल रही है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। क्लियर। अब आगे हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करती है एनर्जी, हाउ एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यू टू द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से कारण होती है। और ये दो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, एक होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और दूसरा बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, बेंडिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको लिया था। तो एल्केन्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन को, ठीक है। स्ट्रेचिंग होगा, वाइब्रेशन तो ऑलरेडी होते ही रहते हैं, लेकिन जब एब्जॉर्ब करेगा तो उससे और ज़्यादा वाइब्रेशन। क्लियर। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको जनरल आइडिया आ गया होगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके आगे हम पढ़ते हैं क्या है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में क्या होता है, atoms constantly vibrate about their mean position which are called molecular vibrations। क्योंकि सपोज ये एटम है, दिस एटम इज मूविंग, इधर भी जाएगा अपनी मीन, ये मीन पोजीशन है, इसके इधर भी जाएगा फिर इधर भी जाएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन में आएगा, फिर इधर किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, फिर मीन पोजीशन में आएगा, फिर राइट जाएगा। इस तरह से वाइब्रेट करते रहते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और दूसरा क्या होता है बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो स्ट्रेचिंग में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेच करना, जैसे इलास्टिक को हम खोलते हैं छोड़ते हैं ऐसे करते हैं, इलास्टिक इलास्टिसिटी होती है, तो वैसे स्प्रिंग की तरह देख लो, स्प्रिंग में भी इलास्टिसिटी है, तो वो चेंज इन बॉन्ड लेंथ, तो इलास्टिसिटी के कारण क्या होता है, चेंज होगा बॉन्ड लेंथ, लंबाई बढ़ेगी, फिर पास आएगा तो घटेगी भी, ठीक है। तो उस तरह की जो होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है। रिलैक्स पोजीशन में सपोज है स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच करोगे तो खींच जाएगा। तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सिमेट्रिक में देखिए कि जब दोनों के दोनों फैल रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे करके ऐसे खींचेंगे स्प्रिंग को, ऐसे नीचे आएंगे, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो बोथ एक्सपेंड्स और स्ट्रेचेस हो गए। अब क्या हो, अब दोनों को हमने दबा दिया, तो जब रिड्यूस हो जाएगा उस कंडीशन में, बोथ रिड्यूसेस, तो ये बैंड फॉर्म आ गए, BND, बैंड, मुड़ रहा है ना, बैंड फॉर्म। तो एक फैल रहा है तो स्ट्रेचेस हो गए, एक्सपेंड्स, और ये बैंड फॉर्म आ गई। अब सेकेंड टाइप का क्या होता है, द अदर वन इज असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। असिमेट्रिक में ये क्या होता है, ये तो वन साइडेड था कि दोनों एक्सपेंड हो रहे हैं और दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। अब ये अपोजिट होगा, एक फैलेगा एक कम होगा, फैलेगा एक जो है क्या होगा, रिड्यूस होगा। या तो ऐसे होगा, एक साइड वाला फैल रहा है और दूसरी साइड वाला रिड्यूस हो रहा है, या तो फिर एक साइड वाला रिड्यूस हो रहा है, दूसरी वाले स्ट्रेच हो रहा है, यानी फैल रहा है। क्लियर। तो ये असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हो गया, ठीक है। इसमें स्ट्रेचिंग का सिंपल इन दिस, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट द एटम्स रिमेन इन द सेम बॉन्ड एक्सिस। सेम बॉन्ड एक्सिस, एक्सिस तो सेम है ना इसकी, ये जो इसकी इस वाले एटम की बॉन्ड एक्सिस क्या है, ये है, इसकी क्या है, यही है, इसकी एक्स है ना। इसी तरीके से इसकी बॉन्ड एक्सिस भी क्या है, यही है, ऊपर नीचे तो कर रहा है, इसी बॉन्ड एक्सिस में कर रहा है ऊपर नीचे। बेंडिंग वाइब्रेशन, अब ये तो हो गया दोनों। अब बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, वाइब्रेशंस इन व्हिच द पोजीशन ऑफ एटम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। अभी इसमें सेम बॉन्ड एक्सिस थी, उसमें बॉन्ड एक्सिस क्योंकि एंगल बनेगा, एंगल चेंज होगा, तो बॉन्ड एक्सिस क्या होगी, चेंज होगी।
ये भी टू टाइप्स को, देयर आर टू टाइप्स, एक तो सीजरिंग होता है, रॉकिंग होता है। सीजरिंग में क्या होता है, द मोड ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन इन विच टू एटम्स अप्रोच ईथर, एक दूसरे पे अप्रोच करेंगे तो सीजर हो गया, जैसे सीजर की तरह होता है। सपोज हमने कैंची बनाई, तो ये कैंची होती है ना इस तरह के, तो ये वाले जो है सपोज मॉलिक्यूल्स है, ये ऐसी पोजीशन में है। अब ये बॉन्ड एक्सिस तो इसका ये है ना, इसके अबाउट मतलब चेंज हो रहे हैं, बॉन्ड एक्सिस क्या होगा, अप्रोच। तो ये जब हम कैंची को इस तरीके से हम बंद करते ऐसे करेंगे ना इस तरह से, तो ये बंद होगी, तो ये इधर को मूव करेगी, ये इधर को मूव करेगी, और बंद करने के बाद फिर जब खोलेंगे तो फिर आउटवर्ड्स मूव करेगी। तो दोनों ही कंडीशन होते हैं, आउटवर्ड्स भी मूव करती है और अंदर की तरफ भी मूव कर रही है। ठीक है, तो कैंची बना लो ऐसे। अब ये अंदर की तरफ फैली, अब ये जब हमने खोला तो इधर की तरफ आए, कैंची को बंद किया ना तो अंदर की तरफ खोला तो फिर आउटवर्ड्स होगी। तो सीजरिंग तभी इसका नाम है कैंची, कैंची की तरह जो करता है। द मोड ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन विच द टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आते हैं, या फिर फैलेंगे दूर जाएंगे या फिर पास आएंगे। ठीक है, रॉकिंग में क्या होता है, सेकेंड वन इज रॉकिंग। इन दिस द एटम्स मूव टू द सेम साइड एंड देन टू द अदर, सेम साइड में मूव करेंगे या फिर क्या करेंगे उसके अपोजिट साइड में, सेम या अपोजिट ऐसे चलता है ना। अभी तो इसमें तो था कि वो बंद हो रहा है और वो हो रहा है। अब रॉकिंग में सपोज ये है आपका इस तरीके से एटम्स, तो ये सेम साइड में ऐसे अप्रोच करेंगे, ये रॉकिंग हो गया। या फिर अपोजिट साइड में भी कर सकते हैं, सपोज इस तरीके से है एटम्स की पोजीशन। ठीक है, अब ये सेम साइड है तो ये अपोजिट मतलब दोनों एक साथ जाएंगे, ये इस साइड में डायरेक्शन जाए तो ये भी इधर ही जाएगा, रॉकिंग हो गया। ये सेम साइड में करा ना इसे अप्रोच, इधर करा, रॉकिंग में आ रहे दोनों। ठीक है, तो अप्रोच कैसे, ये है टर्म, ये सेम साइड में ऐसे करा, या है ना सेम साइड ही तो हो रहा है, दोनों इधर करा, या फिर इधर भी जाएंगे तो दोनों सेम साइड में जाएंगे। क्लियर, सेम साइड में जाएंगे। और आपका दूसरी साइड में क्या होगा, अपोजिट साइड में, ये तो सेम साइड था, अपोजिट साइड में भी जा सकते हैं दोनों तरफ। कैसे जा रहे हैं, अपोजिट साइड में, दोनों तरफ से इस तरीके से आपका हो सकता है। ठीक है, तो सेम साइड और अपोजिट साइड भी बता दिया। जो सेम साइड है इसके अपोजिट साइड हो गया। तो ये आपके दो तरीके था, सीजरिंग एंड रॉकिंग, सीजरिंग एंड रॉकिंग। स्टूडेंट्स, there are two type of molecular vibrations. There are two types of, one is stretching while other is the bending vibrations. Bending में there are two types, in plane and out of plane. एक ही प्लेन में, सपोज ये बोर्ड है, दिस इज द बोर्ड, दिस इज 2D बोर्ड, और ये एक ही प्लेन माना जाएगा। आउट ऑफ प्लेन मतलब इस बोर्ड के अंदर, इस बोर्ड के अप एंड अंदर की तरफ, बिहाइंड, बिहाइंड द बोर्ड, और कोई चीज इसके बाहर हो, अबव दिस, तो उसको माना जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। तो इन प्लेन में दो होते हैं, सीजरिंग एंड रॉकिंग, ये सब कर दिया था। और आउट ऑफ द प्लेन में दो चीजें हैं, उसमें एक ही प्लेन में थे, सीजरिंग रॉकिंग जो होता है। अब यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन में वेजिंग और ट्विस्टिंग होता है। जब मॉलिक्यूल्स वेज, जब वेज करते हैं तो क्या पोजिशन होते हैं वेजिंग में, वेजिंग में सपोज दीज आर द मॉलिक्यूल्स, तो ये एक्सिस है, और ये दीज आर द एटम्स इनसाइड द मॉलिक्यूल। अब एक एटम जो है ऊपर की तरफ है, कर रहा है मूव, और दूसरा एटम, दोनों ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, प्लस साइन डिनोट्स मीन्स अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन को की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड वेजिंग, वेजिंग। क्लियर, एक ही साइड में जब जाएंगे तो वेजिंग हो जाए। सपोज ये बोर्ड है, दिस इज 2D बोर्ड, अभी इससे ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर वेज कर रहा है ऊपर, इस नीचे को ना जाके दोनों ऊपर को आ रहे हैं, एक ही प्लेन में है ना, तो दैट विल बी वेजिंग। अब इस वाले में नेगेटिव में क्या होता है कि एक अगर अच्छा, वेजिंग में भी दो टाइप का है, दोनों नेगेटिव, दोनों डाउन द प्लेन जा रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी आपका बिलो द प्लेन हो गया, मतलब वेजिंग में आएगा, या तो दोनों नीचे को जाए, दोनों ऊपर को आए। ठीक है, एटम्स। अब ट्विस्टिंग में क्या होता है, ट्विस्टिंग में एक एटम ऊपर की तरफ होता है, एटम अबव द प्लेन, और दूसरा बिलो द, इसके अंदर की तरफ, बिलो द प्लेन जाता है। एक ऊपर एक, ये वाइस वर्सा हो गया, मतलब एक जो है पहले ये नीचे की तरफ जाए, ये ऊपर आ जाए, या ये ऊपर आ जाए नीचे चल जाए, ऐसे वाइस वर्सा, इसमें ट्विस्टिंग बोलते हैं, ट्विस्टिंग। क्लियर, ट्विस्टिंग इसको बोला जाता है, इस तरह से होता है वेजिंग एंड ट्विस्टिंग, जो डिनोट किया जाता है, मतलब इस तरह से इसको समझा जाता है। कैंची होती है सीजर, तो सीजर में जब हम देखेंगे
कि सीजर को हमने इस तरह से रखा हॉरिजेंटली, वी पुट द सीजर हॉरिजेंटली, और इसको इस तरह से हम कैंची को ऐसे करते हैं लाइक दिस। तो एक ही प्लेन में दोनों ऊपर नीचे जा रहे हैं, मतलब एक प्लेन है, दिस इज द एक वन प्लेन। तो वन प्लेन में जब होगा तो पॉजिटिव प्लस प्लस हो गया इसका, इज इट? एक ही प्लेन है ना, या हॉरिजेंटल प्लेन है। अब खड़ा करेंगे जो कैंची को, तो एक ऊपर को जाएगा एबव द प्लेन, दूसरा जो है कैंची का दूसरा वाला वो नीचे की डाउन द प्लेन जाएगा इस तरह से। तो एक माइनस एक प्लस हो, एक माइनस एक प्लस, या प्लस माइनस किसी के लिए तो ट्विस्टिंग बोला जाएगा। जब हॉरिजेंटल है तो ये तो बेजिंग हो गया, दिस इज बेजिंग, सेम प्लेन में, सेम प्लेन। और उसी कैंची को जब हम वर्टिकल रखेंगे और फिर उसको करेंगे अप डाउन, ठीक है, बंद और खोलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डेट विल बी ट्विस्टिंग, डेट विल कॉल ट्विस्टिंग। तो कैंची के बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसको समझने के लिए, बेजिंग को ना। तो बेजिंग में मैंने बताया कि यदि जो है सेम चार्ज चेंज, उसमें अगर हमने सेम रखा हो ना, सेम साइन रखा हो, तो सेम साइन में प्लस आएगा, प्लस प्लस ऊपर, और नेगेटिव में माना गया बिलो द प्लेन। इस तरह से हम समझ सकते हैं, प्लस साइन डिनोट्स अबव द प्लेन, नेगेटिव साइन डिनोट्स बिलो द प्लेन। तो ये सारा सब कुछ क्लियर हो ही गया इसमें, क्लियर। जैसे डॉग की बेज इज द टेल, वो भी है, बोलते हैं ना डॉग इज बेजिंग द टेल, हिलाना, ऊपर नीचे हिलाना। अब डॉग जब हिला रहा है तो अपनी टेल को, पूंछ को, तो एक ही प्लेन में है, तो दिस इज इन द सेम प्लेन, ऐसे प्लेन तो यही है ना, सेम प्लेन है, क्लियर। तो ऐसी कैंची का भी, जब कैंची को मूव कर रहे हो ऊपर नीचे, तो कैंची भी एक ही, अगर वर्टिकल रख रहे हो तो एक ही प्लेन में है, दिस इस तरह से नहीं रख रहे हम। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। खड़ा करके तो ऊपर नीचे हो रहा है, देखो ऊपर और नीचे, तो इसको प्लस मान लेंगे, इसको नीचे मान लेंगे, और हॉरिजेंटल में एक ही प्लेन में। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए बेसिक फीचर्स ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको समझना भी जरूरी है। बेसिक फीचर्स में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन को पता होना चाहिए। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन लीड्स टू अ चेंज इन द वाइब्रेशनल स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल। जो, ठीक है, आगे देखिए, डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स आर पॉसिबल फॉर अ मॉलिक्यूल when radiation energy absorbed by the molecule is equal to the energy difference between the molecular vibration energy levels. Clear? The absorption of IR is radiation leads to change. जब एब्जॉर्प्शन होगा, कोई मॉलिक्यूल IR को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशनल स्टेट्स होती है। ठीक है, दो तरह की बताई थी ना अभी, एक तो बेंडिंग होती है और एक आपका कौन से, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस जो होती है, उसमें चेंज होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल बढ़ेगी घटेगी, है ना, एक यूनि डायरेक्शन में बढ़ेगी घटेगी, जैसे भी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो वो उसी हिसाब से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और वो एब्जॉर्ब करेगा तो पर्टिकुलर जो होगा, हर एक की अलग अलग होगी, जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो उसी हिसाब से वो इसके अकॉर्डिंग जो वाइब्रेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और हमें पता लग जाता है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, डिटेक्ट हो जाता है इंस्ट्रूमेंट से कि कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा कंपाउंड है। ये हो गया। तो अब इसके बाद, ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी द एम्पलीट्यूड ऑफ दीज वाइब्रेशंस इंक्रीजेस, एब्जॉर्ब करने पर वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे, एंड द मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम द लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टू द हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और फिर वो नीचे से ऊपर को जाएगा, एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्ब करेगा, फिर नीचे वाले लेवल से, एनर्जी लेवल से ऊपर को जाएगा। सैंपल मॉलिक्यूल डजंट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ एवरी वेवलेंथ, हर एक को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा, केवल स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है। जो सैंपल मॉलिक्यूल हम लेंगे, जिसका हमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लेगा, मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेगा। The absorption of the IR radiation corresponding to a particular vibration is observed only if the dipole moment of the molecule is different in the two vibrational states. दोनों vibrational states में different dipole moment होगा। The oscillatory electric field produce होगा, इससे is produced due to the variation of the dipole moment and change in the interatomic distance due to vibration. तो इसी से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट विच इज कॉल्ड ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट्स विद द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द
इंसिडेंट IR यानी इंफ्रारेड रेडिएशन, इससे वो इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। तो पहले वाले में तो बता दें, दो तरह के वाइब्रेशन होंगे, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस, डिफरेंट वाइब्रेशन होंगे, और फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग वो अलग अलग एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप होगा उसी के अकॉर्डिंग करेगा, है ना, कितनी एनर्जी इसको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग कितनी इसको चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है, उसका डायग्राम चार्ट वगैरह बताएगा, बुक में भी है, उसी हिसाब से लेता है। ठीक है, रेडिएशन हमने बता दिया, रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस। जो एनर्जी डिफरेंस होता है उतनी लेगा ना, क्योंकि जिसमें वो जंप कर रहा है, जिसमें वो पहले है ऑलरेडी, उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, अब बाकी में भी है, दूसरे में तो अब वो डिफरेंस कितना है, उतनी उसको एनर्जी चाहिए, उतनी एब्जॉर्ब करेगा, बाकी एक्स्ट्रा करेगा नहीं, और फिर वो जंप कर जाएगा। ठीक है, अब इसमें डायपोल जो आपकी मूवमेंट है, मोमेंट, डायपोल मोमेंट, इस ये मोमेंट ही वाला, डायपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। डायपोल मोमेंट क्या होता है कि जैसे एग्जांपल हमने कह दिया कोई भी एक कम मॉलिक्यूल है सपोज, ठीक है, अब इसका न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है actually। इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे सराउंडिंग, इलेक्ट्रॉन है, फिर इधर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 है, किसी में और ज़्यादा 8 है ना, इस तरह से होंगे। तो अब क्या होगा आपका कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है, क्योंकि घूमते रहते हैं, इधर आ जाएगी, इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सपोज यहाँ पे कहीं ज़्यादा बन गई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण, इसी कारण इसका डायपोल भी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो डायपोल प्रोड्यूस होगा, समझे? तो डेंसिटी के कारण क्या होता है, ये पोलैरिटी, मतलब पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, पोलैरिटी, इट प्रोड्यूसेस द पोलैरिटी। पोलैरिटी के कारण क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण क्या होगा, पोलैरिटी हुई प्रोड्यूस, और इसके अंदर इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस होता है। अभी प्रोड्यूस हो गया इसमें, एक एटम में डायपोल प्रोड्यूस होगा। अब ये नियर बाय जो दूसरा भी एटम होगा, ठीक है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके कारण इसमें भी ये होगा, ये भी इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस डायपोल यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा। किसमें, जो नियर बाय उसको नेबरिंग जो एटम है, उसमें भी क्या होगा आपका, क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा। तो उस इस वाले को बोलेंगे इंड्यूस्ड पोलैरिटी हो गई ना, इंड्यूस्ड एटम हो, इंड्यूस्ड डायपोल हो गया इसको, इंड्यूस्ड डायपोल, इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डायपोल, इस तरह से होगा, इंड्यूस्ड डायपोल प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये आप इसी में काम आएगा जब हम ये पढ़ते हैं ना डायपोल मोमेंट, वहाँ पे ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एटम ए है, ये आपका बी, तो एटम ए के बी, ए के कारण ड्यू टू द एटम ए, बी में भी क्या होगा, इंड्यूस्ड जो है डायपोल प्रोड्यूस हो जाता है। इट ऑल्सो, इस तरह से इसमें हम याद रख सकते हैं इसमें। अभी आगे नोट, द वाइब्रेशनल ट्रांजिशन will be infrared active only if it is accompanied by a change in the dipole moment। अगर उसमें कुछ चेंज होगा डायपोल मोमेंट, तभी वो वाइब्रेशन ट्रांजिशन होगा इंफ्रारेड। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है वो याद रखनी है इसमें। स्टूडेंट्स, ये चल रहा था बेसिक फीचर्स इज गोइंग ऑन, कंटिन्यूएशन में है। बेसिक फीचर्स में क्या है स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे था कि हैंस द वाइब्रेशनल ट्रांजिशन विल बी इंफ्रारेड ओनली इफ देयर इज अ चेंज इन डायपोल मोमेंट। तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जब होंगे वो इंफ्रारेड होंगे अगर डायपोल मोमेंट क्या चेंज होता है, इफ देयर इज अ चेंज इन डायपोल मोमेंट। क्लियर? एग्जांपल, इन केस ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप the stretching vibration leads to an increase in dipole moment, hence it is infrared, and carbonyl group absorbs radiation in the infrared region, अब आगे देखो, इंफ्रारेड इनएक्टिव कब बोलेंगे इसको, those vibrations that do not result in a change of dipole moment are not observed in the infrared spectrum are said to be infrared inactive। एग्जाम्पल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक्सेट्रा, डू नॉट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड। तो यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे हम इसको ना, ये एब्जॉर्ब करते ही नहीं, इंफ्रारेड इंफ्रारेड एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, दिस विल नॉट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड। हाइड्रोजन विल नॉट एब्जॉर्ब, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल नॉट एब्जॉर्ब, देयरफॉर these are not considered as
दीज आर कंसिडर्ड एज इंफ्रारेड इनएक्टिव। तो इस तरीके से इसमें यह है कि वाइब्रेशन होना जरूरी है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा, लंबाई लेंथ में इंक्रीज होगा ना, वेरिएशन होगा, तो वो क्या लीड करेगा, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन लीड टू, उसी से डायपोल मोमेंट होगा, मतलब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। क्लियर? एग्जांपल देखो यहाँ पे ये है, देयर आर टू एटम्स ए एंड बी, इसमें डिफरेंट है, इसका वेट कितना है, 16 न्यूटन है, ए एटम का, बी एटम का है 20 न्यूटन, बिकॉज दीज आर ऑफ अनइक्वल वेट, 16 60 एंड 20 न्यूटन, सो देयर दीज आर अनइक्वल फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या होगा, डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, therefore there will be a vibrational frequency and which is directly proportional to the strength of the bond and also directly proportional क्या है कि masses of atoms involved in bond, जो भी masses होंगे involved bond में, जैसे यहाँ पे ये masses है, क्लियर, तो strength of the bond को involve करता है vibrational frequency। अब वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड है, हुक्स लॉ पे। हुक्स लॉ की जो फ्रिक्वेंसी है वो किस पे, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अपॉन m1 m2 upon m1 plus m2, where this portion is the reduced mass which is called mu, reduced mass, mu is equal to m1 m2 upon m1 plus m2। क्लियर? तो अब ये फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू, इसको हमने म्यू से इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है इसमें, बिकॉज देर आर दो, बोथ आर द सेम एटम्स, बोथ एटम्स आर सेम, therefore there will be no electronegative difference, hence its dipole moment will be 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो मोमेंट 0 है, तो ये हम इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, किसमें, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए हमें, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन चाहिए, है ना। और यहाँ पे अब वो किसके अकॉर्डिंग होता है, डायपोल मोमेंट के, तो बिकॉज देयर इज नो डायपोल मोमेंट देयरफॉर इट वुड बी इंफ्रारेड इनएक्टिव, है ना, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा और जानकारी के लिए, वेव नंबर न्यू क्या बोलते हैं इसको, रो, वेव नंबर रो इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी, रो इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू 1/2 पाई सी रूट के अपॉन म्यू। इसको बना देना हमने इसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया न्यू की जगह, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 1/2 पाई के अपॉन म्यू, सी आपका ये आ गया। एनर्जी क्या होता है, एच इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू एच न्यू। ये सारी चीज़ें, अब आगे थोड़ा सा और आई शुड नो अबाउट कि व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट। सो फोर्स कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट जी, दिस इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एंड फोर्स से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको बोल सकते हैं आप बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रेचिंग में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इसकी, ठीक है, तो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट। एफ इज डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्स, और इसके आगे क्या लगेगा, अगर कांस्टेंट लगाओगे तो एफ इज इक्वल टू के एक्स लगा देते हैं, के क्या है, के इज द कांस्टेंट, के इज द फोर्स कांस्टेंट, इसको बोला जाएगा फोर्स कांस्टेंट, के इज द फोर्स कांस्टेंट। तो ये क्या कहता है, इट लीड्स अस टू एक्सपेक्ट दैट एवरी इंडिविजुअल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल विल शो अ स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन बैंड इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। क्या करेगा, लीड्स अस टू एक्सपेक्ट दैट एवरी इंडिविजुअल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल लीड्स अस टू एक्सपेक्ट दैट इट लीड्स us to expect every individual
बॉन्ड, एवरी इंडिविजुअल बॉन्ड क्या करेगा, इन अ मॉलिक्यूल विल शो in a bond will show a specific absorption in the specific absorption it leads us to explain every individual bond in a molecule show a specific absorption in the infrared spectrum. जो भी बॉन्ड बनेगा ना उनके बीच में, ये बॉन्डिंग तो है सारा ए और बी के बीच में, तो स्ट्रेचिंग डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल शो स्पेसिफिक, तो इसके कारण स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन शो करेगा। इसी से हम मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर पाते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हर बॉन्ड की अपनी अपनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, अपनी अपनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। क्लियर? और फोर्स कांस्टेंट भी अपना अलग अलग होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट, अपनी अपनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और फोर्स कांस्टेंट भी अलग अलग डिफरेंट होगा। इन दोनों से पता लग जाएगा। तो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन बॉन्ड, तभी ये स्पेसिफिक एब्जॉर्ब कर पाएगा, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन दे पाएगा। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ द फोर्स कांस्टेंट, डिफरेंट फोर्स कांस्टेंट, इसके कारण ये भी डिफरेंट होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसलिए ये स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन भी दे पाएगा। तो तीनों एक रिलेटेड है, ऑल थ्री आर रिलेटेड, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट, और ये स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन जो है तभी दे पाता है। और इस तरह से दिस इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी हम मॉलिक्यूल कंपाउंड का को एस्टिमेट, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिटर्मिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, the compound, identification of the compound molecule, compound molecule identification, इस तरीके से हमें पता लग जाता है। इस तरह से हमें क्या लगता है, पता लग जाता है। स्टूडेंट्स इसमें आपको बेसिक फीचर्स में चल ही रहा है। हेंस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स विल एब्जॉर्ब एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो फंक्शनल ग्रुप का कैसे पता चलेगा? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं कंपाउंड में, तो उसका कैसे पता चलेगा? एब्जॉर्ब एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में एब्जॉर्ब करेगा, जैसे करस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशन, जैसे वाइब्रेशन हो गए, स्ट्रेचिंग है तो स्ट्रेचिंग, बेंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको एब्जॉर्ब करेगा। दस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा डेटा कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। आगे देखिए, स्पेक्ट्रम लाइब्रेरी होती है, उससे कंपेयर किया जाता है। और स्पेक्ट्रम लाइब्रेरी जैसे ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी की अलग होगी, टर्शियरी की अलग होगी, हर एक की अलग अलग, फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग होती है। तो every compound has a specific fingerprint region, and by matching this fingerprint region with the spectrum library, the component can be easily identified. ये fingerprint region होता है। यहाँ पे देखो वेव नंबर्स को शो किया गया, इधर ट्रांसमिटेंस हुआ है वाई एक्सिस में। ठीक है, तो ये 100, 200, 300, 400, 500 वेव नंबर्स है। ये ट्रांसमिटेंस है 20, 40, 60, 80, कितना वो ट्रांसमिट कर रही है, कितना ट्रांसमिट किया उसने लाइट को। यहाँ पे देखो, in the infrared region, spectra of alkanes, the position of CH stretching band depends on whether the hydrogen atom is attached to a primary, secondary or tertiary carbon atom. तो हाइड्रोजन एटम जो हाइड्रोकार्बन है तो C और H होगा,
अब हाइड्रोजन एटम जो है किससे अटैच्ड है, अगर प्राइमरी से है तो क्या होगा, ये रेंज होगी इसकी एब्जॉर्प्शन की 2975 टू 2950 एंड 2885 टू 2860 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर वो सेकेंडरी कार उससे अटैच्ड है सेकेंडरी कार्बन से, तो अब क्या होगा 2940 2915 एंड 2870 से 2845 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वेदर द हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब हाइड्रोजन एटम यहाँ पे तो किससे अटैच है, टर्सरी से, टर्सरी कार्बन से अटैच है। ये हाइड्रोजन एटम टर्सरी कार्बन से 1 2 3 है ना इसमें। तो इसमें इसका जो एब्जॉर्प्शन रेंज आएगी, एब्जॉर्प्शन रेंज 2900 से 2880 सेंटीमीटर इनवर्स की आएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट आती है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल है और वो वेदर इट इज़ टर्सरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, सब एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। अब जैसे यहाँ पे शो किया गया है, तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट, इसको देखोगे तो 30% है यहाँ पे, 30 तो है 30, तो 30% क्या हो गया, ट्रांसमिटेंस हो गया, ट्रांसमिटेड। जो 30 ट्रांसमिटेड हो गया तो बाकी 50 70%, तो 70% एब्जॉर्ब हो रहा है, इधर एब्जॉर्प्शन है। 70% एब्जॉर्ब करा मॉलिक्यूल ने, कौन सी वाली मॉलिक्यूल ने, जिसकी 500 वाली, जिसका 500 वेव नंबर है, 500 वेव नंबर ऑफ लाइट ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। कितना, 70% इट एब्जॉर्ब एंड 30% इट ट्रांसमिटेड। ऐसे पता लगा, ग्राफ मिलेगा आपको किसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू मिलता है हमें ग्राफ, और यहाँ पता लगाते हैं। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जनरल आइडिया। अब आगे देखो, सिंस सी एंड एच डिफॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज आर। अब डिफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी जो भी डिफॉर्म होगा, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से, बेंडिंग वाइब्रेशन से होगा, उसकी क्या होती है, जैसे आपका प्राइमरी है CH3, एल्काइल ग्रुप का दिया, एल्काइल ग्रुप का कितना होगा 14 to 70 से 1435 एंड 1385 से 1370 70 सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से CH2 में 1480 से 1440 सेंटीमीटर इनवर्स। ये एब्जॉर्प्शन शो करेगा, ये फ्रीक्वेंसी की एब्जॉर्प्शन शो करेगा इस तरीके से। टू यूजफुल स्केलेटन वाइब्रेशंस आर CH3 होल ट्वाइस CH है, ठीक है। इसमें कितना करेगा, 1175 से 1165 सेंटीमीटर इनवर्स को एब्जॉर्प्शन शो करेगा। इस तरह से ये CH3 होल 3 यानी टर्शरी हो गया ना, ये 3 लग गए इसमें से, तो ये कितना करेगा 1255 से 1245 सेंटीमीटर इनवर्स को का एब्जॉर्प्शन शो करेगा। इट इज दस पॉसिबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल। तो इसी के थ्रू हम ग्रुप्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यानी मशीन जो है इन्हीं सब चीज़ों को देख करके आइडेंटिफाई करती है मॉलिक्यूल को। अब आगे देखिए, मास स्पेक्ट्रा ऑफ एल्केन्स। द स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल आयंस कैन आल्सो बी प्रिज्यूम्ड इन द ऑर्डर। किस तरह से ऑर्डर होता है इसका, टर्शरी, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। Hence, the fission of bonds in alkanes occupy preferentially at the branched carbon atom. Preferentially at the branched carbon atom. When alternative fission can occur, it is the heaviest side chain that is eliminated preferentially. सबसे heaviest वाली पहले क्या eliminate होगी, तो eliminate जब पहले होगी heaviest वाली, तो उसका पीक भी पहले ही बनेगा, तो पता लग जाएगा कि heaviest वाली साइड चेन है। heaviest कौन सी, टर्शरी होगी। Since alkyl radical ions are formed, all those with hydrogen 1h and 12c will give peaks of odd masses in their mass spectra। ठीक है, इस तरह से होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, टूटेगा ना, क्योंकि एब्जॉर्ब कर रही है कोई चीज़। अगर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, रेडिएशन को, तो टूटेगा, फिजन होगा। एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फिजन। ठीक है, तो उसके जब बॉन्ड टूटेगा तो उसका जो ऑर्डर हो, किस तरह से वो टूटेगा, जब टूटे एब्जॉर्ब टूटेगा तो जो हैवीएस्ट आपका, जो हैवीएस्ट साइड चेन, जो ब्रांच चेन होगी, वो पहले टूटती है, उसका पीक हमें पहले पता लग जाएगा, तो मशीन उसको डिटेक्ट कर लेगा उसी ऑर्डर में, पहले उसकी पीक को पहले दिख जाएगी अब क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले डिटेक्ट करेगी उसको। इस तरह से हमें मॉलिक्यूल का क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिलता है, और उसी ग्राफ से हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूल की पहचान मिलती है, आइडेंटिफिकेशन मिलती है। क्योंकि टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है, अब ऊपर लिखा हो ना, टर्सरी इज मोर स्टेबल। तो टर्सरी की स्टेबल होने से टर्सरी का जो पूरा ग्रुप है वो पहले टूट जाएगा, पहले अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसकी पीक भी पहले हमें दिखाई देगी। इस तरह से होता है इसमें, क्लियर। बस यही, इसमें अभी आगे और पढ़ेंगे, क्लियर। अब मास ऑर्डर का दिखाया था, हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन का क्या है, ऑड मास है, कार्बन इवन है।
तो ऑड मास की जो पीक बनेगी है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 12 विल गिव पीक्स ऑफ ऑड मासेस। तो ये जो पीक्स हैं, since alkyl radicals are formed, all those hydrogen and 12C will give peaks of odd masses. तो peaks किससे बनेगी? odd masses बनेगी in their mass spectra। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, एक जनरल आइडिया आपको दिया गया स्टूडेंट, जनरल आइडिया है, जस्ट अ जनरल आइडिया। मोर इन्फॉर्मेशन इसको हम कलेक्ट करके और ज़्यादा आपको डिटेल में इसको बताएंगे। अभी बताते हैं इसको अभी और आगे। स्टूडेंट्स, बेसिक फीचर इज गोइंग ऑन, एंड अंडर द बेसिक फीचर्स इसमें क्या था, एक हमें एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल। इसके बीच में किस तरीके से हमारी जो मशीन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, वो किस तरह से इस कंपाउंड को डिटेक्ट करेगा, किस तरह से करता होगा वहाँ पे, है ना, किस तरह से करता है। ये देखो, इसमें OH ग्रुप यहाँ पे भी है और अल्कोहल में भी, दोनों में देयर इज अ OH ग्रुप इन बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज इन अल्कोहल। अब इसमें कहो बोथ हैविंग द OH ग्रुप, सो व्हेन आयर रेज फॉल्स ऑन इट देयर विल बी अ OH स्ट्रेच, क्योंकि जब रेज पड़ेगी तो ये जो बॉन्ड है O और H के बीच में, O और H के बीच में जो बॉन्ड है उसमें क्या होगा, उसमें स्ट्रेचिंग होगी, देयर विल बी अ स्ट्रेच, लेंथ में बढ़ेगा है। तो इसमें क्या होगा, O और H के बीच में देयर विल बी अ स्ट्रेचिंग, यहाँ पे भी होगी। अब क्या होता है कि अब इसमें भी कंडीशंस है, देखो अलग अलग। इफ A इज एसिड बिकॉज इट इज एसिड, सो जो OH स्ट्रेचिंग होगी वो एब्जॉर्ब करेगा 2500 टू 3000 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर ऑफ IR रेज। और कौन सा, एसिड के केस में। इन केस ऑफ अल्कोहल, हाउ मच इट विल एब्जॉर्ब द बॉन्ड, हाउ मच द बॉन्ड विल एब्जॉर्ब। इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग, it will absorb 3200 to 3600 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर ऑफ IR रेज, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह से मशीन जो है हमारी, स्पेक्ट्रोस्कोप जो है, दैट विल आइडेंटिफाई वेदर इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड और इट इज एन अल्कोहल, ठीक है। क्योंकि दिस मच अमाउंट ऑफ light, IR light, this is the wave number, you can say this is the wave, this much number of wave number, 2500 300 3000 wave number of IR rays will be absorbed by this acid in case of OH stretching. On the other hand, this much of wave number will be absorbed by the IR rays in case of OH stretching or in case of alcohol, ठीक है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर। अब इसमें भी देखो, देयर आर 3 OH स्ट्रेचिंग्स फॉर एसिड एंड अल्कोहल, इसमें भी 3 टाइप के होते हैं। अल्कोहल में तो OH स्ट्रेचिंग है व्हेन नॉट हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये सब आप, देयर इज अ चार्ट, बुक में एक चार्ट होगा, एब्जॉर्प्शन चार्ट, उसमें देखना, उससे निकाला हुआ है, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, पर ये समझने के लिए होता है कि किस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोप जो है इसको आइडेंटिफाई करता है, फंक्शनल ग्रुप्स को एंड और कंपाउंड्स को। तो अल्कोहल में क्या होता है, OH बॉन्ड इन केस वेयर हाइड्रोजन नॉट बॉन्डेड, तो हाइड्रोजन जब बॉन्डिंग नहीं, इन केस मतलब सिंगल मॉलिक्यूल है, जैसे CH3OH है एग्जाम्पल, तो इसमें एक आगे चेन नहीं है, सिंगल मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे तो उस केस में 3590 टू 3650 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर होगा, ठीक है, इतना वो एब्जॉर्ब करेगा। और आपका इन केस ऑफ जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो 3200 टू 3600 सेंटीमीटर इनवर्स की एब्जॉर्प्शन होगा। एसिड के केस में जब OH, तीनों में OH बॉन्डिंग है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है ना इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन के केस में, तभी तो आइडेंटिफाई करेगा वो कौन सा कंपाउंड है। तो एसिड के केस में देर इज ऑल्सो OH बॉन्ड एंड द एब्जॉर्प्शन इज 2500 टू 3600 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ये है कि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है CH3OH, इसमें फिर
ऑक्सीजन का नेगेटिव, और इधर सॉरी हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव है, दिस इज द पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन। ये जुड़ गया दूसरे मॉलिक्यूल के, दूसरे अल्कोहल के ऑक्सीजन के नेगेटिव से, बिकॉज इसमें क्या होता है, पोलैरिटी बनती है, एच डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बनेगा, ठीक है, एज ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर इस तरह से नेक्स्ट मॉलिक्यूल भी होगा, उसका उसमें भी क्या होगा, डेल्टा माइनस ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन में डेल्टा प्लस, ये भी आपस में बॉन्डिंग करेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस केस में जो एब्जॉर्प्शन होगा 3200 टू 3600 सेंटीमीटर इनवर्स होगा वेव नंबर का। यहाँ पे जहाँ पे नहीं होगा उसमें ये होगा 3590 टू 3650। तो इस तरीके से डिटेक्ट करता है द मशीन, इस तरह से डिटेक्ट करती है कंपाउंड्स को। क्या पहचानती है, फंक्शनल ग्रुप को पहचानेगी, फिर एब्जॉर्प्शन को पहचानेगी, क्या क्या एब्जॉर्प्शन हुआ, किस किस ने क्या क्या एब्जॉर्प्शन किया, और पता लगा लेगी कौन सा ये मॉलिक्यूल है। इस तरह से पहचानते हैं। यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो पहले भी आपको बताया गया था, ठीक है, उससे पहले वेव नंबर है। पहले यहाँ देख लेते हैं पोलर पोलर बॉन्ड कैसे बनता है और एच के बीच में, ये आपका डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्स इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है पोलर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में फॉर्म होती है, और ये कैसा होता है, इट्स अ वीक बॉन्ड हुज स्ट्रेंथ इज 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दीज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्डेबल फोर्सेस, ठीक है। अभी स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसको ये ऐसे करेंगे, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट, क्लियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोलर बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड्स आल्सो कॉल्ड द डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, इसको ये बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द पोलर बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है इसमें। अब आया आपके इसके वेव नंबर के बारे में, थोड़ा सा वेव नंबर भी पढ़ लेते हैं। वेव नंबर, ये तो क्लियर हो गया होगा ना, दोनों कंपाउंड्स के नाम रहे। वेव नंबर बताते हैं आप, जनरल आइडिया अबाउट द वेव नंबर। Suppose there is a wave, this is a wave, electromagnetic wave is this is a electromagnetic wave। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिकल भी होता है और मैग्नेटिक वेव भी चलती है साथ में। तो सपोज जो है हम इधर इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और ये मैग्नेटिक वेव लेंगे, इधर मैग्नेटिक लेते हैं, जेड एक्सिस को हम इस तरह से कर देते कन्वर्ट, मैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव्स। एम्पलीट्यूड तो पता है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होता है। अब इसमें दिस इज द क्रेस्ट, CREST। तो अगर लैम्डा को हम देखें तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी लैम्डा, या फिर ट्रफ टू ट्रफ भी ले सकते हैं इसको, अगर आगे बढ़ाएं तो इस तरह से ये आपका आएगा। तो ये ट्रफ टू ट्रफ, दिस इज ऑल्सो लैम्डा, दैट द वेव लेंथ, दिस इज ऑल्सो द वेव लेंथ। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक भी चलती है, मैग्नेटिक वेव भी इसमें साथ साथ चलती है, ठीक है। और क्या रह गया था, ट्रफ बता दिया, दिस इज द ट्रफ, और दिस वन इज कॉल्ड द क्रेस्ट। तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट लेंगे तब भी लैम्डा, ट्रफ टू ट्रफ लेंगे तब भी लैम्डा, और इस कॉर्नर से लोगे पूरा यहाँ तक, ये भी क्या होगा,
लैम्डा होगा। तो वेव नंबर, अब वेव नंबर की बात आती है कि व्हाट इज वेव नंबर, व्हाट इज वेव नंबर। तो वेव नंबर is equal to, it can be denoted by Greek letter nu, clear, ग्रीक लेटर न्यू, और या रो से भी कई जगह रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ. This is the wave number is the number of wavelength per unit length. Wave number is the number of waves per unit length. यूनिट लेंथ, लेंथ क्या होगा, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, एमकेएस में मीटर, ठीक है. तो इस तरह से हम लेंगे वेव नंबर. दिस इज द वेव नंबर. डिस्टेंस बिटवीन, मान लो कि ए पॉइंट हमने लिया इस वाले को, लेस्ट इसको ए पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, और ये दिस इज द बी पॉइंट. तो इसके बीच में सपोज इट इज अ डिस्टेंस इज सपोज 20 सेंटीमीटर, सपोज द डिस्टेंस इज 20 centimeter. Distance between, you can write down distance between which points, point A and point A and point B. How much is the distance? 20 centimeter is the distance between the A and B points. Clear? So, and suppose अगर हम देखें तो यहाँ पे तो एक ही कितनी बोली, एक वेव है, और हम इसको दो वेव बना दें, कितना बनाएं, दो वेव बनाते हैं, ये तो सिंगल वेव है, और इसको आगे एक्सटेंड करके अगर इसको हम दो वेव बना दें तो कितना होगा, तब भी वही बात आएगी, और डिवाइड करना पड़ेगा. अब इसको हमने फर्दर जो है एक्सटेंशन किया, एक्सटेंड किया इसको, तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, आगे नेक्स्ट वेव भी बनेगी, ट्रफ टू ट्रफ, तो एक वेव और होगी यहाँ से और यहाँ तक. ये पूरी कंप्लीट की बता रहा हूँ. 20 सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं इसकी लेंथ, इधर से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर अगर हम लेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज नाउ बी पॉइंट विल बी दिस वन, क्योंकि हमने इसके अंदर में दो वेव्स ले ली है ना. तो हाउ मेनी वेव्स आती है, तो फिर हम लेंगे कि इन कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, देयर आर हाउ मेनी वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स, तो सीधे 20 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ वेव्स is equal to 2. How many waves? 2. So in 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होता है डेफिनेशन किसकी, वेव नंबर की, 1 सेंटीमीटर में. तो इन 1 सेंटीमीटर द नंबर ऑफ वेव्स विल बी हाउ मच, 20 अपॉन क्या हो जाएगा, 2, सॉरी 2 अपॉन 20, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से हमने इसको डिवाइड किया है, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर. नंबर ऑफ वेव्स को वी डिवाइडेड बाय द सेंटीमीटर, सो दैट विल बी सेंटीमीटर इनवर्स, विल गेट सेंटीमीटर इनवर्स. तो इसी तरीके से if you will take on how many waves, 100, सपोज यू आर टेकिंग, अब लेंथ को आपने इंक्रीज कर दिया, 100 सेंटीमीटर है, इन केस ऑफ 100 सेंटीमीटर होगी, अगर द लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएगी, 1/10 into 100, that means there will be how many waves, 10 waves, 10 waves per सेंटीमीटर. तो 10 waves per सेंटीमीटर को कितने से कितने, पर 100 सेंटीमीटर ना, अगर 100 लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 वेव्स आ गई. 1 सेंटीमीटर में 1/10 थी, ठीक है, इन 100 सेंटीमीटर, पर 100 सेंटीमीटर में तो आइए,
कितनी वेव्स आई, 10 वेव्स आ गई। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो ये आ गई आपका। ठीक है, इस तरीके से हम 100 सेंटीमीटर पे निकालते हैं कि इन 100 सेंटीमीटर हाउ हाउ मेनी वेव्स वुड बी देयर। पहले 1 सेंटीमीटर निकाला, फिर 100 सेंटीमीटर, तो कितनी वेव्स मिलेंगी, 10 वेव्स मिलेगी। हाउ मच वुड बी देयर, देयर विल बी 10 वेव्स, इजंट देयर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि सीधे कट गया था, 1.10 बन गया था। इस तरीके से आपका, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इट, नंबर ऑफ वेव्स को हमें कैसे निकालना है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पे ऐसे करेंगे, अ, अभी आपका चल ही रहा है, इसमें भी एक दो और करने के बाद तब नेक्स्ट पे इफेक्ट्स आएगा, इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन वेव नंबर, उसको लिया जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द वेव नंबर, ये बेसिक चल रहा है, दीज आर द बेसिक फीचर्स, जानना जरूरी है अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी को ठीक से समझना है तो। ठीक है, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन एनर्जी ये जो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एग्जाम्पल एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन्स में, तो इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है एल्डिहाइड में, और कीटोन ऑल्सो हैज अ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। तो अब ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बहुत जगह होता है, काफ़ी जगह होगा ये, जैसे कि आपका है इस कीटोन में भी है सी डबल बॉन्ड ओ, एल्डिहाइड में भी पाया जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में, एराइल कीटोन में, ईथर में, एमाइड में, एसिड में, ये सब जगह जो है क्या मिलता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मिलता है। तो इसकी अलग अलग, इसकी जो आपकी वो कैपेसिटी होगी, इसकी जो वेव नंबर्स होगी अलग अलग होगा। देयर आर 7 डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रम बाय द कंपाउंड इन केस ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। तो सी डबल बॉन्ड ओ ये आपका कीटोन है, कीटोन के केस में जो वेव नंबर होगा 1705 टू 1725 सेंटीमीटर इनवर्स है। सी डबल बॉन्ड एल्डिहाइड में 1720 टू 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। सी डबल बॉन्ड हो फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में 1665 टू 1685 सेंटीमीटर इनवर्स है। सी डबल बॉन्ड ओ है एराइड कीटोन में 1680 टू 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। और सिमिलरली सी डबल बॉन्ड ईथर में 1735 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। एसिड में है 1700 टू 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से एमाइड में है 1650 टू 1690 सेंटीमीटर। तो डिफरेंट डिफरेंट वेव नंबर्स हैं इसमें। तो इसी वेव नंबर्स की मदद से जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ई इक्वल टू एच न्यू में, वेर एच सी बाई लैम्डा में कन्वर्ट होगा, ये ग्रीक लेटर न्यू है, और ये आपका फिर रो में यानी वेव नंबर में कन्वर्ट होगा, सी अपॉन मतलब इसको 1 अपॉन लैम्डा को वी हैव कन्वर्टेड टू रो विच इज अ वेव नंबर। तो ऐसी, तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ द वेव नंबर हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन एनर्जी। तो इसलिए मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के रो, तो ये इजी पड़ता है, इसलिए वी यूज रो इन केस ऑफ लैम्डा। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो इस अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि किस तरह से जो मशीन है आपकी उसको पहचानती है कि ये वेदर जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये कीटोन का है, ये एल्डिहाइड का है, क्या है, इस तरह से होता है। तो उसको पता लग जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा इसमें सी एच ग्रुप भी है किसमें, एल्डिहाइड में, जबकि कीटोन में सी ये एच ग्रुप नहीं है, सी एच नहीं है। तो उस तरह उसको डिटेक्ट कर देते हैं कि जब सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन है दैट मीन्स इट हैज़ ऑल्सो सी एच ग्रुप, सी एच बॉन्ड। सी एच बॉन्ड की वजह से उसका उसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो कितना होगा, 1705 से 1725 एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, और ऐसी डिफरेंट डिफरेंट उसमें जैसे एल्डिहाइड में इस तरह से होता है। ये तो आपका एल्डिहाइड का था, एल्डिहाइड में थोड़ा बढ़ गया है, 1720 से स्टार्ट हुआ बिकॉज इट कंटेन्स सी एच बॉन्ड ऑल्सो, जबकि कीटोन में सी एच बॉन्ड नहीं है, तो थोड़ा कम है इसका वेव नंबर कम है। क्लियर, तो यहाँ पे थोड़ा वेव नंबर बढ़ गया। तो वेव नंबर बढ़ने से बिकॉज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन एनर्जी वो भी बढ़ेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका क्या है, कीटोन का ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, एराइल का है, इस डिफरेंट डिफरेंट आप देखेंगे एब्जॉर्प्शंस हैं, होते हैं अलग अलग कंपाउंड के, और इस तरह से उसको डिटेक्ट किया जाता है। इसी तरह से एल्केन्स में सी एच बॉन्ड कहाँ कहाँ होता है, एल्केन्स में भी होता है, एल्कीन्स में भी, एरोमेटिक में भी, और एल्डिहाइड में। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो इसमें आ रही है 2850 से
CH एल्केन में 2850 से 2960 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन भी होती है साथ ही 1350 से 1470 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर CH एल्कीन में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है 3020 से 3080 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे बेंडिंग है 675 टू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से CH जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके उसमें जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी 3000 टू 3100 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर, और इसमें बेंडिंग वाइब्रेशंस आएगी 675 870 सेंटीमीटर इनवर्स। सर CH एल्डिहाइड में यू विल गेट 2700 सेंटीमीटर इनवर्स और 2900 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये ज़रूरी है थोड़ा समझने के लिए। इसमें इस तरह से होता है एल्डिहाइड में, कीटोन में किस तरह से वो पहचानता है ना, जो आपका जो मशीन होगी स्पेक्ट्रोस्कोप होगा किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेगा कंपाउंड को। स्टूडेंट्स, नाउ हाउ एस्टर एंड ईथर कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इसमें एस्टर और ईथर के वर्सेस देखो क्या है, दिस इज एन एस्टर, दिस इज एन ईथर। तो इसमें भी जब आपको इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करेगा ये, तो इसमें क्या होता है, देयर इज अ CO स्ट्रेचिंग, इस वाले बॉन्ड में भी स्ट्रेच होगा C डबल बॉन्ड O एस्टर में। और कितना ये वेव नंबर को करेगा, ये करेगा 1735 टू 1750 वेव नंबर को एब्जॉर्ब करेगा सेंटीमीटर इनवर्स में, ये रहेगा इसका वेव नंबर। और इस केस में अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, इस वाले में देर इज नो C डबल बॉन्ड O स्ट्रेच इन ईथर ग्रुप, बट इसमें क्या है सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेच है। तो ये सिंगल बॉन्ड O जो स्ट्रेच है एब्जॉर्ब करता है 1000 टू 1150 सेंटीमीटर इनवर्स को, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेचिंग है इस वाले में, ये सिमिलर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है। 1735 टू 1750 की जो स्ट्रेचिंग है वो जैसे एल्डिहाइड में भी लगभग इतनी थी 1700 के राउंड अबाउट, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्या है स्ट्रेचिंग है। अब यहाँ पे इसमें कम स्ट्रेचिंग है। अब क्यों है, वाई देर इज अ रीज़न। इसमें डबल बॉन्ड O है तो ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये कम स्ट्रेच कर रहा है। द C डबल बॉन्ड, ये रीज़न है, द C डबल बॉन्ड O स्ट्रेच ऑफ एस्टर एब्जॉर्ब्स हायर एनर्जी। तो वेव नंबर ज़्यादा है तो इसलिए हायर एनर्जी भी एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा है देन द C डबल बॉन्ड O स्ट्रेच ऑफ एन C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेच ऑफ एन ईथर। इट मीन्स द ट्रिपल बॉन्ड विल हैव ऑल्सो हायर वेव नंबर्स। मान लो कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका हायर वेव नंबर होगा, तो देन द डबल बॉन्ड, तो उसमें भी हायर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हायर वेव नंबर बनेगा तो हायर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर। क्लियर। अब इस वाले में देखो देयर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड देयर। यहाँ पे क्या है ईथर के केस में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड। इसमें हायर वेव नंबर है तो इसमें रिजोनेंस की वजह से भी जो है ज़्यादा रिजोनेंस होगा, ठीक है। वेव नंबर ज़्यादा आ रहे हैं रिजोनेंस की वजह से भी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रिजोनेंस है, ज़्यादा वेव नंबर तो रिजोनेंस होगा। इसमें इन ईथर देयर इज ओनली sp3 स्ट्रेच, देयरफॉर इट्स वेव नंबर इज लेस, सो इट्स एब्जॉर्प्शन एनर्जी विल आल्सो बी लेस। यहाँ पे सब कुछ लेस होगा, एनर्जी भी लेस है क्योंकि वेव नंबर लेस है। यहाँ क्या वेव नंबर ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी एब्जॉर्ब, ठीक है। इसमें टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेचेज है, sp3CO स्ट्रेच जो डबल बॉन्ड वाला है, सॉरी सिंगल बॉन्ड वाला भी है, और sp2CO स्ट्रेच सिंगल बॉन्ड वाला, दो स्ट्रेचेज है। इसमें सिंगल एक ही है सिंगल बॉन्ड वाला sp3 स्ट्रेच, तो इसलिए इस वाले की जो एनर्जी है ज़्यादा है ईथर की विद रिस्पेक्ट टू द, सॉरी एस्टर की एनर्जी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द ईथर, रिस्पेक्ट टू द ईथर। तो दिस इज हाउ एन एस्टर एंड ईथर कैन बी डिस्टिंक्ट। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्रुप है। तो C डबल बॉन्ड O भी है सिंगल बॉन्ड, तो ये स्पेशली इसकी पहचान है, C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O भी है इसके साथ, उसमें है ही नहीं, ठीक है। इस तरह से वो पहचान करता है और इसको पता लगाता है कि विच फंक्शनल ग्रुप इज देयर, वेदर इट इज एन एस्टर और ईथर। तो इस तरीके से होगा। जैसे हम पिछले वाले में देखा था कौन सा था वो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, उसमें भी था, कई जगह होते हैं ना ये, लेकिन ये पहचान ये एक्स्ट्रा जो आ गया C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O आया, तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप एस्ट। अब ये सब पहचाना जाता है कि एस्टर में होगा तो कितना एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O जब एसिड में होगा तो कितना एब्जॉर्प्शन होगा, C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड में होगा तो कितना होगा, कीटोन में होगा C डबल बॉन्ड O तो कितना एब्जॉर्ब, एस्टर में होगा तो कितना होगा। ये डबल बॉन्ड कहता है, यहाँ पे तो सिंगल ही है। इस तरह से हम इसको पहचानते हैं, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा जो पिछले वाले केस में देखा था हमने एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड में क्या था, कीटोन में हमने देखा था, कीटोन में जो है C डबल बॉन्ड O था केवल कीटोन में, और एल्डिहाइड में जो है था क्या था,
जो है सी डबल बॉन्ड और सी एच, ये भी था एक्स्ट्रा, ये वाला, ये एक्स्ट्रा भी था ना इसमें, ये दोनों कॉमन थे, तो इस ये एक्स्ट्रा इसकी पहचान कर रहा है। ठीक है, तो देयर वुड बी अ प्रेजेंस ऑफ द सिग्नल। अब ये सिग्नल भी होगा इसमें, प्रेजेंस ऑफ सिग्नल उस वाले में नहीं है, प्रेजेंस ऑफ सिग्नल सी एच बॉन्ड का जो सिग्नल है ये भी इसमें होगा, और ये एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन करेगा, एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करेगा, इजंट इट, एक्स्ट्रा हो गया ये, तो यही पहचान हो जाती है इसकी। तो एल्डिहाइड का जो वेव नंबर क्या होगा, इसलिए इसका जो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई इसमें, एब्जॉर्प्शन एनर्जी। ठीक है, क्यों आई, क्योंकि इसका वेव नंबर ज़्यादा था, बिकॉज ऑफ द वेव नंबर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, वेव नंबर ज़्यादा था तो एनर्जी भी जो है उसको ज़्यादा आ गई, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, इस तरह से होता है एनर्जी, वेव नंबर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ये दिखाया ना, ई इज इक्वल टू रो। तो इसमें एक सिंगल बॉन्ड ज़्यादा होने के कारण इससे ज़्यादा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन एनर्जी इसमें आती है विद रिस्पेक्ट टू कीटोन्स, ऐसे पिछले वाले में था। तो इस तरह से हमें इसको डिस्टिंग्विश करना है, इस तरह से पहचान करनी है कि किस तरह से ये आपका दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, हाउ दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर डिस्टिंग्विश्ड, किस तरह से हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, इसमें बहुत आसान तरीका है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अब बेसिक फीचर्स में ये रह गया था एमाइन, अमीन और एमाइड का। अमीन में देखो 1 डिग्री अमीन में क्या होता है, इट शोज अ डबल पीक बिकॉज नाइट्रोजन अटैच टू 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसमें अटैच्ड है तो डबल पीक शो करेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा इसमें सेंटीमीटर इनवर्स में 3300 टू 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। 2 डिग्री अमीन में क्या होता है, इन सेकेंडरी अमीन नाइट्रोजन इज अटैच टू ओनली 1 हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन से अटैच्ड है, हैंस इट विल हैव अ सिंगल पीक, इसमें एक सिंगल पीक ही दिखाई देगी, और उसका क्या वैल्यू होगी 3300 टू 3500 सेंटीमीटर इनवर्स, बिकॉज ऑफ अ सिंगल NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप का। अब यहाँ पे अमाइड में, इन अमाइड देयर इज अ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप है, देयर इज अ C डबल बॉन्ड O है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। सो द CO स्ट्रेच, जो CO स्ट्रेच होगा इज अबाउट 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहाँ पे कितना होगा 1700 सेंटीमीटर इनवर्स होगा। Also because of the NH2 group, we are going to get the signal of 3300 to 3500 सेंटीमीटर इनवर्स, which consists of a single peak। इसमें सिंगल पीक आएगी, जैसे यहाँ पे भी सिंगल पीक थी बिकॉज ऑफ NH2 ग्रुप, वैसे यहाँ पे भी सिंगल पीक भी मिलेगी, और साथ में दूसरा भी मिलेगा, CO स्ट्रेच भी है इसमें 1700 का, C डबल बॉन्ड O का जो स्ट्रेच है, जो कि इधर नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल के कारण कितना हुआ अब्जॉर्प्शन, डबल बॉन्ड पीक जो आती 3300 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स थी। ठीक है, यहाँ पे वही है, सेम टू सेम, डबल बॉन्ड तो सेम आएगा, लेकिन जो मेन जो डिफरेंस है किसमें, इस वाले में C डबल बॉन्ड O में, एक चीज़ सेम है, ये डिफरेंस करेगी दोनों के बीच में। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ, हैंस फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन द अमीन एंड अमाइड वी लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कार्बोनिल ग्रुप का ही अंतर है, यहाँ का देयर इज नो कार्बोनिल ग्रुप हियर, हियर देयर इज अ कार्बोनिल ग्रुप, देयर इज अ सिंगल पीक इन सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन में क्या होता है, देयर इज अ सिंगल पीक बिकॉज देयर इज नो डबल बॉन्ड हियर, सिंगल पीक है ना यहाँ पे, एंड अ डबल पीक इन प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन में कितना है, डबल पीक है, यहाँ डबल पीक है, यहाँ पे सिंगल है, विच डिस्टिंग्विशेस इट बिटवीन बोथ, दोनों में, इन दोनों में अगर अंतर करना है तो डबल पीक जहाँ पे होगी वो समझ जाओ कि 1 डिग्री अमीन है, जहाँ पे सिंगल पीक है वो समझ जाओ कि 2 डिग्री अमीन है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बीच में कैसे समझते हैं, इसमें सिंगल स्ट्रेच होता है, सिग्नल आता है 2900 सेंटीमीटर इनवर्स का, CH स्ट्रेच जो होता है सिंगल बॉन्ड के कारण। ठीक है, इसमें 2900 का है। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, एल्कीन्स में क्या है, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड जो एल्कीन है वो CH स्ट्रेच लाता है, कितने से सिग्नल होता है 3000 टू 3100 सेंटीमीटर इनवर्स का, ये तो ये पहले ही आपका मुड़ जाता है थोड़ा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है ना इस साइड से, ये आगे माना जाएगा, थोड़ा आगे ही जो है पीक बना लेता है, पहले ही मुड़ जाता है। स्ट्रेच स्लाइटली टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में, दिस इज माई लेफ्ट हैंड, राइट है तो ये लेफ्ट साइड में है, बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O,
C double bond C, it has a weak to medium signal which shows 1660 सेंटीमीटर इनवर्स, ये शो करेगा। यहाँ पे एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड है, तो CH स्ट्रेच जो है कितना आएगा ट्रिपल बॉन्ड में, ये 2100 से 2200 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर टर्मिनल एल्काइन है तो उस केस में CH स्ट्रेच जो आएगा सिग्नल इज इवन फर्दर टू द लेफ्ट, ये और लेफ्ट को आ गया, लेफ्ट है ना, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स का इसमें सिग्नल आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका बेसिक फीचर्स, इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर and hope you will subscribe this and share to the maximum information. Thank you, students.